एक्सप्लोरिंग एनसीईआरटी के एक और सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्त। इस सेशन में मैं आपको एनसीईआरटी का एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल करवाऊंगा 6.7, जिसमें हमको ये पूछा गया है कि हमको प्रूव करना होगा शो दैट द मोमेंट ऑफ कपल डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पॉइंट अबाउट विच यू टेक द मोमेंट्स। जैसे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली कपल क्या होता है, मतलब फोर्सेस के रिस्पेक्ट में कपल अपन को किसको कहते हैं। अगर किसी रोड के लिए पे दो फोर्सेस लग रहे हैं और उसका कपल अगर मेरे को निकालना पड़े, टॉर्क निकालना पड़े, तो वो मैं कोई भी रेफरेंस पॉइंट ले लूँ, अंदर बाहर या कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे, तो उस कपल की वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े, इसको मुझे प्रूव करना होगा। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली कि कपल होता क्या है। मैं आपको एनसीईआरटी में दिए हुए इसके कुछ एग्जांपल्स भी समझाऊंगा। मैं यहाँ पे पूरा डिराइव भी करूंगा जैसे एनसीईआरटी ने कर रखा है, आपको बताऊंगा कि कैसे हुआ, और फिर मैं ये भी बताऊंगा कि यहाँ पर असर्शन रीजन का क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर कपल किसको कहते हैं, टॉर्क किसको कहते हैं। ओके, देखो जैसे ये रोड ले रखी है और उस रोड पे मैंने सेम मैग्नीट्यूड के दो फोर्सेस लगा रखे हैं, इनके डायरेक्शन अपोजिट है और इनके बीच में कोई एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो हम कहते हैं कि ये जो फोर्सेस का जो कॉम्बिनेशन बना है इसको हम लोग कपल कह देते हैं। डेफिनेशन अगर सिस्टमेटिकली देखी जाए तो हम बोलते हैं अ पेयर ऑफ फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, बट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, विद डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शंस होनी चाहिए। लाइन ऑफ एक्शंस अलग अलग होनी चाहिए, कि जैसे मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम हो। जैसे एक रोड है, उस रोड पे मैंने एक फोर्स ऐसे लगा दिया और एक फोर्स ऐसे लगा दिया, तो ये फोर्सेस तो अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन जो इनकी लाइन ऑफ एक्शन है वो एक कॉमन लाइन ऑफ एक्शन है, जिसके कारण हम लोग इसको कपल नहीं कर सकते। ये कपल तभी होंगे जब इनकी डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शंस होगी। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट के ऊपर मैंने फोर्स ऐसे लगा दिया, या इस पॉइंट के ऊपर फोर्स मैंने ऐसे लगा दिया, तो अब इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये वाली है, इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है ये वाली है, तो लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होनी चाहिए। यहाँ पे दोनों की लाइन ऑफ एक्शन क्या हो चुकी थी, सेम हो चुकी थी, इसलिए हम इसको कपल नहीं कह सकते। इसको हम कपल कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। अ कपल प्रोड्यूसेस रोटेशन विदाउट ट्रांसलेशन। क्या होता है जब कपल लगता है तो ट्रांसलेशन मोशन नहीं होता, बिकॉज ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स अगर मैं नेट फोर्स निकालूंगा तो वो जीरो हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है कि यार ट्रांसलेशन मोशन के लिए कुछ ना कुछ फोर्स लगना जरूरी है, बट यहाँ पे रोटेशन हो जाएगा। जैसे अगर मैं इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसका टॉर्क निकालता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि जो टॉर्क होता है वो आर क्रॉस एफ होता है, तो आर क्रॉस एफ करूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आ जाएगा राइट हैंड रूल से, और यहाँ पे भी आर क्रॉस एफ करूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आ जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ऐड होकर नेट टॉर्क प्रोड्यूस कर देंगे। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जो अपनी बॉडी जो होती है, बॉडी हमारी नेट फोर्स जीरो है, तो बॉडी हमारी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में तो है, बट इट इज नॉट इन द रोटेशनल इक्विलिब्रियम, बिकॉज इसमें टॉर्क की वैल्यू जीरो नहीं है। ओके, तो कपल के बारे में ये बात, जो बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको बताई कि कपल क्या होता है। कपल होने के लिए दो फोर्सेस जरूरी है, उनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होनी चाहिए, इसमें नेट फोर्स जीरो होता है, इसके कारण इसमें ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम होता है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं होता, बिकॉज टॉर्क जीरो नहीं होता। इसका एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि अगर कोई बोतल है, उसका कवर को अपन लोग ऐसे खोल रहे हैं, बोतल के ढक्कन को, तो जैसे अपन लोग फोर्स लगाएंगे तो इसे अंगूठे से एक तरफ इधर लगाया, तो फिंगर से अपन लोगों ने ऐसा लगाया, तो हमने देखा कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और डायरेक्शंस इनकी अपोजिट है। तो यहाँ पर अगर मैं टॉर्क निकालना चाहूँगा तो ये आर वेक्टर, आर क्रॉस एफ ऐसे टॉर्क आ जाएगा ऊपर की तरफ, राइट हैंड के फिंगर्स को घुमाया आर से एफ की तरफ। यहाँ पे अगर आया तो आर क्रॉस एफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आ जाएगा, ये भी टॉर्क ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो दोनों टॉर्क ऐड हो जाएंगे और नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा। एनसीईआरटी में इसका एक एग्जांपल और दे रखा है, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन द पोल्स ऑफ अ कंपास निडल। आप एक कंपास निडल को रख देते हो तो उसमें जो नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल पे इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस लग रहे होते हैं, और इनकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, अपोजिट होती है, तो ये भी एक कपल फॉर्म कर रहा होता है। ओके, अब हम सबसे उस इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आ जाते हैं जिसके लिए हम लोगों ने वीडियो बनाया है। ये तो मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया अगर कपल होता क्या। क्वेश्चन ये है कि शो दैट मोमेंट ऑफ कपल डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पॉइंट अबाउट विच यू टेक द मोमेंट्स। इसको एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रखा है और मैं भी आपके सामने इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमें प्रूव करना है कि मोमेंट ऑफ द कपल होगा डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पॉइंट अबाउट विच यू टेक द मोमेंट्स। मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ये पॉइंट ए है जिस पे ये पॉइंट बी है, और यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है इस पे एफ वेक्टर, और एक दूसरा फोर्स मैंने जैसे इसके अपोजिट डायरेक्शन में बना दिया इस तरफ, क्योंकि जस्ट अपोजिट बना रहा हूं तो मैंने इसको माइनस एफ लिख दिया। लिख सकता हूं ऐसा, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है।
अब मैंने कपल बना दिया क्योंकि दोनों के जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। अब मैंने कुछ ऐसा किया कि मैंने एक जनरल पॉइंट लिया, मान लीजिए O। इस जनरल पॉइंट O से अगर मैं B को मिलाता हूं तो इसका जो पोजीशन वेक्टर उसको मैंने R2 वेक्टर बोल दिया, और जब मैं A को मिलाता हूं तो उसको मैंने R1 वेक्टर बोल दिया। ओके, अब मैंने नेट टॉर्क निकाला। जब मैंने टॉर्क निकाला तो मैंने इस फर्स्ट वाले फोर्स का टॉर्क प्लस सेकंड वाले फोर्स का टॉर्क ऐड कर दिया। टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F, तो R1 वेक्टर क्रॉस माइनस F वेक्टर। ये तो मेरे पास पहले वाले फोर्स का टॉर्क आ गया। R1 वेक्टर तो ये रहा, इसको क्रॉस कर दिया मैंने माइनस F से। सेकंड वाले के लिए R2 क्रॉस F करूंगा, R2 क्रॉस F। इन दोनों में मैंने क्या किया कि F वेक्टर को कॉमन ले लिया, तो यहां पर हो गया ये माइनस R1 प्लस R2। यहां पर मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लगा रखा है। ठीक है, ये जो माइनस आया है ये क्यों आया आपको पता चला होगा, इस वाले माइनस के कारण आ गया। ये तो F तो बाहर आ गया और ये प्लस यहां पर और ये R2 वेक्टर हो गया। अब मैं इसको लिख सकता हूं टॉर्क वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। ठीक है, अब मुझे R2 माइनस R1 की वैल्यू चाहिए, और ये वैल्यू निकालने में मुझे ये ट्राइंगल हेल्प करेगा। वेक्टर लॉ से अपन लोग जानते हैं ना कि वेक्टर लॉ अपन कोई बात कहता है। वेक्टर लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास में कोई दो वेक्टर्स हैं, A वेक्टर और B वेक्टर, तो इन दोनों का एडिशन क्या होता है, ये वाला वेक्टर होता है। अगर ये दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में है तो थर्ड जो वेक्टर होता है वो इनका रिजल्टेंट होता है A वेक्टर प्लस B वेक्टर। तो यहाँ पे भी मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि जो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल के अंदर देखो R वेक्टर और ये जो AB वेक्टर है, इन दोनों का जो सम होगा, देखो ये सक्सेसिव ऑर्डर में है, इन दोनों का सम इस थर्ड साइड के बराबर होगा जो इसके अपोजिट ऑर्डर में है। इसी को तो कहते हैं अपन लोग लॉ ऑफ ट्राइंगल। तो फ्रॉम वेक्टर्स लॉ ऑफ ट्राइंगल, R1 वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर। तो मैं AB वेक्टर को लिख सकता हूं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो यार टॉर्क का फॉर्मूला आ गया AB वेक्टर, R2 माइनस R1 की वैल्यू AB वेक्टर आई क्रॉस F वेक्टर। दिस इज द टॉर्क। अब ये जो मैंने टॉर्क निकाला है, ये टॉर्क मैंने एक जनरल पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकाला है ना, कोई भी जनरल पॉइंट, वो जनरल पॉइंट मैंने ओन ले लिया। अब देखो इसमें जो F है वो तो जो आएगा ही आएगा, मैं चाहे कहीं से भी मेजर करूं, और जो AB है वो मैंने पॉइंट O यहाँ लिया तो भी है, I भी आया। मैं कोई दूसरा पॉइंट ले लेता, क्योंकि मैं तो जनरल पॉइंट लिया था ना यार। मैं इस पॉइंट को यहाँ ले लेता, यहाँ ले लेता, यहाँ ले लेता, कहीं पे भी ले लेता, अल्टीमेटली इस एक्सप्रेशन में कितना आता, AB आता। तो ये मेरे पास में इस कपल का फॉर्मूला आया। तो अब हम वापस इस स्टेटमेंट पे जाते हैं जो हमें क्वेश्चन में बोला था, शो दैट मोमेंट ऑफ अ कपल। हमने मोमेंट ऑफ अ कपल निकाल लिया, नॉट डिपेंड्स ऑन द पॉइंट अबाउट विच यू टेक द मोमेंट। बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ AB पे डिपेंड कर रहा है जो इन दोनों के बीच का पोजीशन वेक्टर है। तो इस तरह से बात प्रूव हुई। अब इस पे एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे ऐसा कि टोटल टॉर्क ऑन अ सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन इफ टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। अगर टोटल एक्सटर्नल फोर्स है तो क्या टॉर्क जो है वो सिस्टम का जीरो होगा, मतलब ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करेगा? तो बिल्कुल आप लोगों ने करके देखा है कि कपल के अंदर नेट फोर्स जीरो होता है, उसमें ऐसा हो गया। रीजन, टॉर्क ड्यू टू कपल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन इफ द टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। तो ये बात बिल्कुल सही है, 100% ट्रू है कि आप कोई सा भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले लीजिए, आपका जो कपल का जो टॉर्क है वो डिपेंड नहीं करता ओरिजिन पे या उस पॉइंट पे जिसके रिजल्ट में हम लोगों ने टॉर्क निकाला है। तो आई होप आपको आपके क्वेश्चन का सही आंसर मिला होगा। बहुत ही तगड़ा सा, बहुत प्यारा सा ये प्रोफाइल था। एनसीईआरटी की लाइंस को भी पढ़ना, इस अपने एनसीईआरटी के पेजेस खोल के इस एग्जाम्पल पे जाना, रोटेशन डायनेमिक्स पे कपल वाला टॉपिक पढ़ना, ये टॉर्क वाले उसमें दिया हुआ है ना। और इसी प्रकार की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं आप मुझे डाउट में भेजा करो, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपके डाउट क्लियर कर पाऊँ और आपकी इस जर्नी में मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।